आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर्स है जिसमें विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र उसके क्षेत्र के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि विद्युत जो आवेश है वो होता क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, कैसे जनरेट हुआ है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी विमाएँ क्या है, वो सब कुछ पढ़ना है इसमें। तो शुरुआत में हम थोड़ी सी इसकी बैक चलते हैं, स्टोरी में चलते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहें कि ये अपनी सैद्धांतिक रूप में कैसे आया, किसने पहचाना कि आवेश क्या है। काफ़ी कुछ लोगों ने मेहनत की है। थेल्स ने 6th सेंचुरी में मेहनत की, 6th सेंचुरी में कुछ किया। क्या किया उसने 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में क्या किया, एक एम्बर पदार्थ है जिसको एम्बर एक पदार्थ है, पदार्थ को रगड़ने से उन्होंने देखा कि उसके आसपास जो धूल मिट्टी कण है वो चिपक जाते हैं। दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें आई, कुछ तो हुआ है रगड़ने से, इसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें बदली है। ठीक है, तब तक यहाँ पर कोई विशेष नाम वाम दिया नहीं गया, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसा कुछ पदार्थ में हो रहा है। उसके बाद लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ इसमें। 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने भी बहुत सारे पदार्थों पर ये प्रयोग करके देखे। किसने, 16वीं शताब्दी में किसने देखे, विलियम गिलबर्ट ने देखे कि यार ये कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है। मतलब जब आप किसी पदार्थ को रगड़ रहे हैं कुछ चीज़ों से तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, मतलब कुछ न कुछ हलचल उसमें भी हो रही है। उसके बाद में 1646 में थॉमस ब्राउन ने क्या किया, 1646 में थॉमस ब्राउन ने एक कंसेप्ट नया दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत दिया। ये क्या, हम तो आवेश की बात कर रहे थे। होता यह है कि जब किसी चीज को रगड़ रहे हैं ना, तो रगड़ने से क्या है, घर्षण, घर्षण मतलब एनर्जी। तो घर्षण के द्वारा कुछ चीजों से बदलाव आ रहा है, तो घर्षण के द्वारा जो ऊर्जा उसमें डेवलप हो रही है उसको उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। तो यहां से विद्युत स्टार्ट हो गया। क्या जनरेट हो गया, आवेश की जगह उन्होंने विद्युत उसको बोला है। मतलब ऊर्जा तो है, तो फॉर्म है जो रगड़ने से उसके अंदर, उस किसी पदार्थ के अंदर डेवलप हुई है। तो क्या कहा उन्होंने, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहा। क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी। किसकी, थॉमस ब्राउन की है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये कहां से आया, जो एम्बर है ना, एम्बर का ग्रीक में नाम क्या है, एम्बर का ग्रीक में नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। एम्बर का ग्रीक क्या नाम है, एम्बर का ग्रीक नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यहीं से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। मतलब सोचिए कि यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है कि हम घर्षण से क्या हो रहा है, घर्षण पे उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो घर्षण के द्वारा हो रहा है। मतलब आपकी जो घर्षण की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। समझ में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लग रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से अभी आवेश का जो आविष्कार है, कहें कि आवेश जो अपने इन्वेशन में अभी भी नहीं आया है, अभी कुछ प्रयोग करना बाकी। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, कुछ प्रयोग स्टार्ट हो गए। कुछ छड़ को लेकर, तो कांच की छड़ को लेकर प्रयोग हुए, और एक किसको लेकर हुए, एबोनाइट की छड़ को लेकर हुए। तो ये दोनों जो प्रयोग हुए हैं, कांच की छड़ को हमने किससे साफ किया, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और उसके बाद देखा कि इसके आसपास काफी कुछ धूल के कण चिपक रहे हैं, ऐसी ही कांच की हमने दूसरी छड़ ली, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों को पास मिलाया। क्या हुआ, दोनों को पास मिलाने से क्या हुआ, एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने लगे। मतलब क्या हुआ कि वो दूर करने लगे। ये किसके साथ हुआ, कांच की छड़ के साथ हुआ। कांच की छड़ क्या रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से आपने रगड़ा ऐसे, दूसरी छड़ जब पास में लेके आए
तो क्या हो गया, इनमें डिफ्लेक्शन हो गया, ये दूर हो गई, ये दूर हो गई, कुछ ना कुछ दिमाग में आया कि कुछ तो हुआ। ये किसके साथ हुआ, कांच की छड़ के साथ में हुआ। ऐसा ही प्रयोग हमने किसके साथ में किया, एबोनाइट की छड़ के साथ में किया। किसके साथ में किया, एबोनाइट की छड़ के साथ में किया। ठीक है, ऐसा ही प्रयोग हमने एबोनाइट की छड़ के साथ में। एबोनाइट की छड़ किया, तो एबोनाइट की छड़ के साथ में क्या किया, ऊनी कपड़े से किया हमने, ऊनी कपड़े से। अब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से जब रगड़ा और पास में लेके आए दो छड़ों को एक ही कपड़े से, वो भी ऊनी कपड़े से रगड़कर जब पास में लाए तो भी उनमें डिफ्लेक्शन हुआ। दोनों चीजों, दोनों छड़ों में एक कॉमन बात ये थी कि छड़ अलग थी, कपड़े अलग थे, लेकिन दोनों छड़ों को एक ही प्रकार के कपड़े से रगड़ा और पास लेके आया, चाहे कांच की छड़ हो या एबोनाइट की छड़ हो। ठीक है, अब हमने तीसरा प्रयोग क्या किया, एक तो कांच की छड़ ले ली और दूसरी एबोनाइट की ले ली। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर पास में लेकर आए। यहां से कहानी बदल जाती है। क्या कहानी बदलेगी, बताओ क्या कहानी बदलेगी। कांच की छड़ को जब पास में लाता, ये कांच की छड़ ले ली, ले ली, ये कांच की छड़, दूसरी क्या ले ली, एबोनाइट की छड़। यह एक कांच की है और एक एबोनाइट की छड़। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, किससे, रेशम के कपड़े से, और इसको ऊनी कपड़े से रगड़ा। दोनों को अलग अलग कपड़े से रगड़ कर देखा और जब पास में लेकर आए तो क्या हुआ, पास में आने लगे। मतलब क्या हुआ, आकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, कुछ नया बदलाव आया। जब सेम टाइप के थे दूर, जब अलग अलग प्रकार के आ गए तो पास। ध्यान दीजिएगा, चीजें बदल गई। ये कांच की छड़ और ये एबोनाइट की छड़। दोनों छड़ों को जब पास में लाए तो ऐसा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो ये तो ठीक है, आपके जो प्रयोग थे सब कुछ देख लिया, मतलब कुछ न कुछ दिमाग में था। इस चीज को एक्सप्लेन किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है, एक यूएसए के हैं, ये भी साइंटिस्ट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या है, ये एक यूएसए के हैं, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस पर क्या किया, अपना मत दिया, अपने विचार दिए, एक सिद्धांत विकसित करे। किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन ये फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ कहा, क्या कहा कि जो कांच की छड़ पर आगे से, कांच की छड़ पर उसको क्या करेंगे, कांचाभ आवेश करेंगे, कांचाभ आवेश, इसको धन आवेश कहा, धन आवेश। और ये जो एबोनाइट की छड़ है उसको ऋण आवेश करेंगे, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ कौन सा आवेश, ऋण। क्या है, ऋणावेश। तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के आने से क्या हुआ, धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों आवेश की संकल्पना सामने आ गई। क्या हुआ कि जब धन आवेश जो कांच की छड़ पर था, ऊनी कपड़े से रगड़ने से, रेशम के कपड़े, सॉरी, रेशम के कपड़े से रगड़ने से जो उनका आवेश उत्पन्न हुआ था वो धनावेश था। एबोनाइट की छड़ पर जब हमने क्या किया, ऊनी कपड़े से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा तो उन पर जो आवेश उत्पन्न हुआ था वो ऋण आवेश था। यहाँ पर धन और ऋण आवेश की संकल्पना है जो अपने आप में अब आने लगी। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, हमारे सामने धन आवेश और ऋण आवेश की संकल्पनाएं ला दी है। अब एग्जाम में क्या आता है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश की परिभाषित कीजिए, उसकी इकाई क्या है, उसकी विमाएं क्या है, वो सब पढ़ना है। तो आवेश की परिभाषा क्या है,
कि जब भी कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है, कहें कि जब कोई पदार्थ को रगड़ा जाता है तो वो आवेशमय हो जाता है, तो उसमें आवेश आ जाता है, कोई ना कोई, चाहे धन आवेश या ऋण आवेश हो, और वो विद्युतीय गुणों को दर्शाने लगता है। ये पहले डेफिनेशन मान सकते हैं। क्या कहते हैं कि जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो उसके अंदर आवेश आ जाता है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें डेवलप हुई, चाहे प्लस या माइनस, और वो विद्युत के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को, किसी मटेरियल को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है या डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आवेश की तो एक परिभाषा हो गई, क्या हो गई कि उसके रगड़ने से किसी पदार्थ में यदि उसके अंदर ऐसे कोई गुण डेवलप हो जाए जो विद्युत के गुणों से समानता रखते हो या विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं, वो आवेश कहलाए। ठीक है, ये तो आवेश की परिभाषा हुई। अब आवेश का जो इकाई है, मात्रक, वो क्या है? आवेश का मात्रक क्या होगा? क्या होगा मात्रक? कूलम होगा, कूलम होगा, ये आवेश का मात्रक। आवेश की कोई डायमेंशन है या कहें कि डायमेंशन फार्मूला हमारे पास नहीं है आवेश का, एक्चुअली में स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन हम एम्पियर, मतलब कहें कि करंट और टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के द्वारा हम आवेश का फार्मूला बनाते हैं जनरली। क्योंकि आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। क्या है आवेश? अदिश राशि, अदिश राशि। फिर इसका विमी सूत्र क्या है? आवेश क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब उसमें दिशा की जरूरत नहीं है, आप साधारण एक सिंपल बीज गणितीय जोड़ घटाव से ही काम चला सकते हैं, मतलब उसका जो रिजल्टेंट है वो निकाल सकते हैं। इसमें आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब इसका विमी सूत्र है। विमी सूत्र निकालने के लिए हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, कुछ फार्मूले पता हो तभी निकल पाएंगे। क्यू बराबर आई टी होता है, एक ये पता होना चाहिए। ये क्यू बराबर आई टी, क्या आगे हम पढ़ेंगे, ये क्या है? करंट है, विद्युत धारा है, मतलब विद्युत धारा की डेफिनेशन हम जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगी। अभी हमें क्या निकालना है? डायमेंशन फार्मूला निकालना है। क्यू बराबर आई टी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, आवेश का सीधा सीधा कोई मात्रक दिया नहीं है, हम एम्पियर मतलब धारा और समय के दोनों के गुणनफल से हम निकाल सकते हैं इसका विमी सूत्र। जो करंट का डिसाइड किया गया है, विद्युत का जो डायमेंशंस है, फार्मूला वो है ए है, और टाइम जो है उसका टी है। तो यहाँ पर आवेश का सिंपल सा जो है विमी सूत्र आएगा क्यू बराबर ए टी। ठीक है, ये इतनी प्रॉपर चीजें हैं जो आवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम एडवांस जब पढ़ेंगे नीट और आईटी के, जो उसमें पढ़ेंगे कि जब आवेश, जो मूवेबल आवेश है वो किस प्रकार का फील्ड उत्पन्न कर रहा है, या मान लीजिए कोई आवेश एक्सेलरेटेड है तो वो कैसा करेगा, स्थिर आवेश है तो वो कौन सा फील्ड को जनरेट करेगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिकली 12th का बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें, आवेश की परिभाषा, उसकी इकाई और उसका विमी सूत्र हमने पढ़ लिया है। अब आवेश के जो मूल गुण हैं, हर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी, आपकी भी प्रॉपर्टी होगी, हर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे आवेश के भी कोई गुण होंगे। केमिस्ट्री या फिजिक्स में हर टॉपिक में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आती है जहाँ गुण पर हम बात करते हैं। तो पहला है कि आवेश का संरक्षण करना। क्या आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? आवेश का योज्यता का नियम क्या है? ये उसके गुण है। तो पहला आवेश का संरक्षण, कहने का मतलब है कि कोई विलगित निकाय, मतलब एक आइसोलेटेड जो है निकाय है, सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल चार्जेस होता है ना, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, कैसे? यदि मान लीजिए आप या तो एबोनाइट को रगड़ रहे हैं, कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के दौरान जो ट्रांसफर हो रहा है ना चार्ज, उसके अंदर ये प्लस या माइनस आ रहा है, जितना प्लस आ रहा है उतना ही उसके अंदर बाहर जो आवेश गया उसकी मात्रा बराबर होगी, प्लस चार्ज की मात्रा और जो उसमें से ट्रांसफर हुआ है रगड़ने के दौरान, इन दोनों का योग जो करेंगे तो वो टोटल चार्ज उतना ही बनेगा जो उसमें उस समय उपस्थित था। समझ आया कि चार्ज यहाँ पर नष्ट नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर। तो यहाँ पर कुल जो आवेश है वो संरक्षित है, मतलब क्या है? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है? संरक्षण। और ये क्या है? एक सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल नियम है। कौन सा नियम है ये? एक यूनिवर्सल नियम है जो हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो संरक्षण क्या देख लिया आपने आवेश का कि जो अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसमें चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, चार्ज में टोटल जो चार्ज है वो बना रहेगा। यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम हमने लिया, ये सार्वत्रिक नियम है जो हर जगह लागू होता है। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये क्या है आवेश का क्वांटीकरण? हम ये पढ़ें कि जब भी कोई पदार्थ होता है ना, तो पदार्थ के ऊपर कोई ना कोई जो न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होती है। तो इनका ये कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा उस न्यूनतम मात्रा के मल्टीपल रूप में होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ठीक है, ये क्या होता है? पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि यदि किसी पदार्थ पर न्यूनतम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर है, तो उस पर आवेश जो होगा ना वो 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल्स में होगा। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। 1.2 1.3 1.4 2.1 ऐसा नहीं होगा, ये क्वांटीकरण कहता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन आराम से लिख लेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि वह न्यूनतम आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में जब कोई क्वांटिटी ऐसी होती है तो वो आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। किसी भी पदार्थ पर आवेश जो है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मल्टीपल्स के रूप में होगा। ये आपका क्या है? क्वांटीकरण का सिद्धांत है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी हम गुण पढ़ रहे हैं। आवेश का युजता का नियम क्या है? हम पढ़ चुके हैं कि आवेश किस प्रकार की राशि है। आवेश जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब जब मान लीजिए कोई आवेश ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है तो आपको सिस्टम का टोटल आवेश निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें? सिंपल एडिटिव लॉ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे पढ़ा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन। आपको निकालना है कि सिस्टम का जो है टोटल कितना आवेश है। हम क्या करेंगे? आवेश का एडिटिव लॉ लगा देंगे, सिंपल आवेश को, सारे आवेश को सम कर देंगे। ये आपका क्या हो गया? आवेश का यूजर है। तो शॉर्टकट में हमने सारी चीजें पढ़ ली कि आवेश के मूल गुण क्या है, आवेश का वर्किंग सिद्धांत है, आवेश का क्वांटीकरण है, आवेश का युजता सिद्धांत है। बहुत